नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। दरअसल आज 13 जुलाई है और आज बेहद ही खास दिन है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और इसका देश में एक अपना अलग ही महत्व होता है। और ये कहा जाता है कि गुरु के बगैर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और इसके कई उदाहरण भी। यदि हम राजनेताओं की बात करें, जो कई दिग्गज नेता हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, ये तमाम वो नेता है, वो हस्तियां हैं जिन्होंने गुरु के जरिए ही आज एक मुकाम हासिल किया। और ये बात ये लोग खुद कहते हैं। तो जिस तरह से देखा जाए कि गुरुजी मतलब गुरु पूर्णिमा बहुत ही अहम हो जाता है और इसका महत्व भी कई है। और कबीर जी ने जो अपने दोहे में कहा था कि गुरु की जिंदगी कितनी महत्वपूर्ण है, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। तो चलिए, आज गुरु पूर्णिमा के इसी मौके पर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। उन्हीं मेहमानों से चर्चा करेंगे। गुरु पूर्णिमा के एक महत्व को आज हम इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ कीर्ति श्रीवास्तव जी हैं, जो कि लेक्चरर हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार द्वारा सम्मानित हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही बलवंत रघुवंशी जी, जो प्राचार्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र सुलेरे जी, शिक्षक हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल कीर्ति जी मैं आपसे करता हूँ। कीर्ति जी, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और गुरु पूर्णिमा पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया भी जाता है। और ये मतलब हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु जरूर भी होता है। गुरु मंत्र हर एक परीक्षा के लिए कितना जरूरी हो जाता है और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, मैं आपके नजरिए से समझना चाहेंगे। देखिए, कबीर दास का जो भी आपने दोहा पढ़ा, उस संदर्भ में एक और बात कहना चाहूँगी। सब धरती कागद करूँ, लेखनी सब बन राय, सात समंद को मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु की महिमा आप परीक्षा की दृष्टि से देखें, बच्चे के शारीरिक मानसिक हिसाब से देखें, हर तरह से बहुत महत्व है। और सबसे पहले गुरु तो माता पिता होते हैं। मैं उन सभी माता पिता को प्रणाम करती हूँ जो बच्चों में अपने अच्छे संस्कार डालते हैं, जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। उनका पूरा जीवन बच्चों की शिक्षा में ही जाता है। वो हर प्रयास करते हैं, अपने सारे शौक छोड़ करके वो बच्चों पे पैसा खर्च करते हैं। और दूसरी बात रही गुरु की, तो गुरु तो वो व्यक्ति है जो एक मिट्टी के लौंदे को, मिट्टी के ढेर को गढ़ता है। जो जैसे कुम्हार एक घड़े को बनाता है, सुराही को बनाता है, अलग अलग आकार दे करके बनाता है, वही स्थान गुरु का है। और रही परीक्षा की बात, तो सिर्फ गुरु जो है वो सिर्फ परीक्षा उपयोगी ज्ञान ना दे उसको, कि वो एक परीक्षा पास करके बच्चा सिर्फ एक सीमा में रह जाए। उसके स्किल को डेवलप करना हर गुरु का पहला कर्तव्य है। हर बच्चे में जो भी स्किल है, जो भी उसकी क्षमता है, परीक्षा पास करे बहुत अच्छी बात है। परीक्षा के हिसाब से आप उनको सिलेबस कराइए, पढ़ाइए, आपको जो काम दिया गया है उसको करिए। लेकिन उसके साथ में बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज, उनके जीवन से संबंधित उनकी क्षमता के योग्यता के अनुसार उनको शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। सिर्फ परीक्षा पास करना ही बच्चों को सिखा दिया जाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि गुरु बच्चे को किताबी ज्ञान के साथ साथ जीवन में प्रैक्टिकल होना सिखाए। हर क्षेत्र में बच्चा जहाँ खड़ा हो उसके लिए हर दरवाज़ा खुल जाए। मैं ये जानती हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ। बलवंत जी, आपके पास आऊँगा। सर, बहुत अहम बात यहाँ पर कीर्ति जी ने कही है कि प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। किताबी ज्ञान के अलावा प्रैक्टिकल ज्ञान बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा अपनी स्किल्स को बढ़ा सके और आगे जाए। आपसे और समझना चाहेंगे। निश्चित रूप से गुरु का महत्व जीवन में बहुत रहा है। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो आज गुरु मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे पालकगण हैं वो जो दबाव बना देते हैं, सिर्फ एक एजुकेशन शिक्षा को डिग्री मानते हैं, डिग्री मिल जाए कैसे भी मिले। ये जो भावना अभी जीवित हुई है कुछ पेरेंट्स में, वो निश्चित रूप से हमारे बच्चों के भविष्य के लिए दुखदायी साबित होगी। और कहीं ना कहीं अपन देख भी रहे हैं कि बच्चे शॉर्टकट अपनाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। जैसा मैडम ने कहा, निश्चित रूप से मैं प्रीति जी को धन्यवाद दूंगा। और गुरु का महत्व जब ही है, वो मिट्टी के को अपने ढंग से ढाल कर कहीं उसमें मटके का स्वरूप दे, सुराही का स्वरूप दे। और वही बच्चे, हम गांव के बढ़े लोग हैं,
गांव में उस समय बड़ा एक शक्ति होती थी। आज तो शिक्षक बच्चे को डांट नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मैं समझ शिक्षा में कमी का घोतक है। जब तक गुरु डांटेगा नहीं या अपने माता पिता अपने बच्चों को नहीं डांटेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे में वो संस्कार डेवलप नहीं हो पाएंगे। हम संस्कार की बात कर रहे हैं, आज बच्चों में संस्कार की कमी है। कहीं ना कहीं मोबाइल भी इसमें दोषी है, दूरदर्शन भी दोषी है। हमारी सरकार को निश्चित रूप से उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। जो मोबाइल में कुछ नए नए गेम्स डाल दिए गए हैं जो बच्चों में एक गलत धारणा पैदा कर रहे हैं, उसको बंद करने की आवश्यकता है। और गुरु बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद जी को बताया, निश्चित रूप से आपने राजनेताओं के नाम लिए, ऐसा कोई भी राजनीतिक नहीं होगा। आप और हम सब किसी न किसी को अपना गुरु मानते हैं। आज मैंने भी अपने पूज्य गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के चरणों में नमन किया और उनका अभिषेक किया। महाराज जी हमारे 99 वर्ष के हो चुके हैं और आज भी महाराज जी में वही तेज, वही उत्साह है। ऐसे पूज्य स्वामी शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में और सभी गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए सभी से प्रार्थना है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का प्रयास करें ताकि बच्चे इस भविष्य को, हमारे देश को और आगे ले जा सकें। निश्चित रूप से संस्कार देने की ज़रूरत है। और एक बात जो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि गुरु को कहीं ना कहीं सख्त भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि भाई बहन प्रीत भी नहीं होती है। चलिए भूपेंद्र सुलेर जी, मैं आपके पास आऊँगा। सुलेर जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो जाता है, गुरु पूर्णिमा का दिन है और सबका कोई ना कोई गुरु ज़रूर होता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस अवसर पर? जी धन्यवाद राजेश जी। और इस पैनल में जो विद्वत जन आए हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। दिन कोई भी हो वक्त वही होता है और आज तो ये गुरु पूर्णिमा का दिवस है, तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, क्योंकि जीवन की अवधारणा गुरु के बिना नहीं हो सकती। और मैं निश्चित रूप से एक विश्वविद्यालय का एक शिक्षक हूँ और मास कम्युनिकेशन में पढ़ाता हूँ, जनसंचार। तो मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि जो आज जिस माध्यम से हम आज जुड़े हुए हैं वो भी एक संचार का माध्यम है। तो कम्युनिकेशन के बिना कल्पना नहीं की जा सकती कि किसी भी विद्यार्थी या राष्ट्र या किसी भी चीज का घोतक का उसके उत्थान का नहीं हो सकता। तो हमारा तो यही पर्याय है कि जीवन में कम्युनिकेशन जो शिक्षक लाता है, जो आपसे पहले तो अभी हमारे विद्वत वक्ता ने पहले जो बताया है कि पहले गुरु तो माता ही पिता होते हैं, निश्चित रूप से वे होते हैं, लेकिन उसके बाद जो विद्यालयी शिक्षा होती है जिसमें उसका वो कैरियर और जो आगे ओजस्वता अपने नाम यश के लिए प्राप्ति करता है, वो चाहे किसी भी विधा में हो, उसमें जो परफेक्शन लाने का काम करता है वो एक शिक्षक ही करता है। और शिक्षक अपने ज्ञान को उस विद्यार्थी के उचित चयन के माध्यम से वो प्रकट करने की कोशिश करता है और वह छात्र आगे में अपने गुरु से भी आगे निकलता है। यही इसकी महिमा है, यही इसकी विद्वता है और यही इसकी विभिन्नता भी है। हम आज के समय में जो टेक्नोलॉजी का पर्याय चल रहा है, जिसके माध्यम से हम आज कम्युनिकेशन कर रहे हैं और एक दूसरे के बारे अपनी सूचनाओं का संप्रेषण भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ विसंगतियां भी आती हैं। जैसे दूसरी वक्ता ने कहा और बताया कि आज के समय में और पुराने समय में बड़ा अंतर आया है। निश्चित रूप से हम टेक्नोलॉजी से निश्चित रूप से हम आलस्य रूप में प्राप्त कर रहे हैं और जिससे नैतिकता का पतन हो रहा है और आदमी के अंदर एक अभिमान का स्वरूप आ रहा है, जिसके कारण सम्मान की अवधारणा की एक परिप्रेक्ष्य अपूर्ति हो गई है, जिसके कारण राष्ट्र के विकास में और समाज के जो शुद्धिकरण है उसमें भी एक बाधा आ रही है। आज हम सब शिक्षकों के सामने एक चैलेंज भी है कि इस बार जो जातिगत व्यवस्थाएं हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो धर्म की विविधता है और जो भेदभाव पे उत्पन्न कर रहे हैं, उनके प्रति हमको सशक्त रूप से अपने जो होनहार जो छात्र हैं और जो भविष्य के राष्ट्र के घोतक के रूप में प्रतीक होंगे, उनके प्रति हमारा संकल्पित है कि हम उनको एक संकल्पित राष्ट्र के योद्धा के रूप में बनाने का प्रयास करें, जो एक समावेशी हो, निष्पक्ष हो, निडर हो और ऐसे राष्ट्र की अवधारणा हो सके। क्योंकि हम पुराने काल से अगर देखें तो ये सिर्फ हमारे यहाँ ही है, सनातन धर्म में ही है, तो गुरुदेव की परंपराएं सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं, ईश्वर से भी बड़ा माना गया है।
इसका कारण यही है कि जो व्यक्ति के कैरियर में सार्थक होता है, जो उसकी जीविकोपार्जन में होता है, और वह संचार और वह जो उसकी उपलब्धि होती है वो उसकी पीढ़ी में भी संचारित होती है। तो निश्चित रूप से हमारा बोध इस नहीं है कि हम छात्रों के प्रति है, हमारा बोध इस राष्ट्र के प्रति भी है। और हम एक चाणक्य के अगर हम वाक्य को देखें कि एक शिक्षक के गोद में ओहदे और पहले दोनों पलता है, तो इसलिए हम ये मानेंगे कि राष्ट्र का यहाँ पे अगर शिक्षा अच्छी होगी तो निश्चित रूप से राष्ट्र भी उद्यमान होगा। शिक्षा अच्छी होगी तो राष्ट्र का निर्माण भी होगा, निश्चित रूप से। और हम लोगों को अपनी ठीक है सर, मैं क्षमताओं पे कीर्ति और श्रीवास्तव, हमारी टेक्नोलॉजी का दौर है। भूपेश जी क्राइटेरिया है, जो हमारी उपलब्धि है, जो संसाधन है, हम उसमें दृढ़ संकल्पित हैं। और हम लोग भी इस दिवस के रूप में एक निर्णय लेते हैं कि हम नए राष्ट्र का, एक नई संकल्पित राष्ट्र का, एक अनुशासित राष्ट्र का, नए राष्ट्र का निर्माण होगा। शिक्षा जीवोद्धार अच्छी होगी तो नए राष्ट्र का निर्माण भी यही होगा। मेरा ठीक है सर। संदेश। अब कीर्ति जी आपके पास आऊँगा। जो अभी भूपेश जी जिक्र कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी का समय है, एक टेक्नोलॉजी का पर्याय बनकर पहले के समय की तुलना की जा रही है आज के समय से, कितना फ़र्क देखा जाए, और क्योंकि आज के समय में चुनौतियाँ भी बहुत सारी खड़ी हो रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले ज़माने में ये कहा जाता था, गुरु मारे धम धम विद्या आवे छम छम। लेकिन आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जिस हिसाब से आज बच्चों के ऊपर पढ़ाई का जो बोझ है, एक तरह से बोझ भी है, उनके ऊपर शिक्षा बहुत कई जगह थोपी जाती है कि आपको, पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि आपको यही पढ़ना है, आपको यही करना है। तो उनसे दूर रखें बच्चों को, उसकी क्षमता के अनुसार बच्चे का विकास होने दें। और तकनीकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आज के समय में मीडिया और इतना स्ट्रॉन्ग है कि बच्चे की शिक्षा में कहीं बाधा आ ही नहीं सकती। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में पूरी दुनिया, कहते हैं ना, दुनिया मुट्ठी में है। अब इन दो कोरोना के समय में 2 सालों में बच्चों में ऑनलाइन पढ़ने की आदत हो गई। तो उस टेक्नोलॉजी की वजह से ही बच्चा कुछ तो कर पाया। अगर 100%, 90% नहीं कर पाया तो 30-40% तो कर पाया। इतना जितना ज़रूरी था बच्चा, उतना बच्चे की एक प्रोग्रेस बनी रही। बच्चा भले ही घर में पढ़ रहा था, माता पिता का सहयोग था, टीचर्स का सहयोग था, तो इस टेक्नोलॉजी ने कमाल तो किया। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। बच्चा एक रेगुलर स्टडी में लगा रहा, उसके एग्ज़ाम भी हुए, उसका विकास भी हुआ, उसका शारीरिक मानसिक विकास भी हुआ। भले ही और कुछ बहुत ज़्यादा उसको ना मिला हो, लेकिन उसके ज्ञान में बाधा नहीं। टेक्नोलॉजी का ये कमाल रहा है, वो एक निरंतर प्रक्रिया में अपनी स्टडीज़ में जुड़ा रहा। तो ये टेक्नोलॉजी तो काम की है और आगे भी बच्चों को ये सहयोग ही देगी। अब वो कहते हैं ना, साइंस इज़ ए बून और ए कर्स, विज्ञान अभिशाप है या वरदान। हम उसको वरदान के रूप में लें तो ये टेक्नोलॉजी बच्चों को बहुत आगे ले जाएगी। ठीक है, वरदान के रूप में ले तो वाकई टेक्नोलॉजी बहुत कारगर साबित हो सकती है। बलवंत जी, आज के समय में यदि हम पढ़ाई की बात करते हैं तो जैसा कि कीर्ति जी कह रही थी कि एक बोझ भी होता है बच्चों के ऊपर, कई बार देखा है कि थोपी जा रही। हमने खुद देखा है, छोटे छोटे से बच्चे हैं और भारी भारी बैग, मतलब इतनी सारी बुक्स और इतना सिलेबस उनके ऊपर लाद दिया जाता है। ये एक प्रेशर भी होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी सुधार की बहुत ज़रूरत हो जाती है। बिल्कुल सुधार की आवश्यकता है, और मैं कहने में कहीं हिचकता नहीं हूँ। मिशनरी स्कूल ने जो सिलेबस से हटकर एक ज़रूरत से ज़्यादा बुक्स लगा दी गई हैं जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन बच्चों पे दबाव बनाया, जैसे मैडम ने कहा, वो दबाव बनाते हैं। पेरेंट्स भी कहते हैं इसमें भी नंबर आना है, जबकि नंबर वो काउंट नहीं होते। तो बच्चे पे एक जो बोझ है। दूसरा, पेरेंट्स में भी अति महत्वाकांक्षा है। बच्चे को एक साथ 2-2 कोर्स कराएंगे, कभी कोचिंग भेजेंगे। बच्चा कोचिंग में अपना स्कूल का काम करे या कोचिंग का। मैं तो कहता हूँ गुरु की बात जो भूपेंद्र जी ने कही है, निश्चित रूप से मैडम ने कहा, गुरु वही है जो अपने बच्चे को स्कूल में इतना पढ़ा दे। मैं जिस स्कूल का संचालन करता हूँ, मैं संस्थापक हूँ, न्यू विजडम हायर सेकेंडरी स्कूल। उसमें निश्चित रूप से हमने 90% ये कोशिश की है, और सब शिक्षकों से हमारा अनुरोध भी रहता है कि आप बच्चे जो आपके प्रति आपके स्कूल में आ रहा है, आप उसको इतनी शिक्षा दे दें कि वो कोचिंग ना जा पाए, ट्यूशन ना जाए। कम से कम ट्यूशन का जो अतिरिक्त बोझ आता है, तो बच्चा स्कूल का वर्क करे या ट्यूशन का करे, उसमें अतिरिक्त जो बोझ आता है जब बच्चा फ्रस्ट्रेशन में जाता है। मैडम ने टेक्नोलॉजी की बात की, निश्चित रूप से इस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा लाभ तो हुआ है,
कोरोना काल में बच्चों में कुछ ना कुछ सीखने की ललक बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मिसयूज भी हुआ है, जो हम सब ने देखा है। हम बच्चों को देखें छुट्टी के बाद, जब बच्चे स्कूल में कोरोना के बाद आए थे, जब हमने फेस्ट लगाई थी जवाहरलाल नेहरू बच्चे बाल दिवस पे, निश्चित रूप से बच्चों में बड़ा उत्साह था, लेकिन उसमें जो व्यवहारिकता की कमी आई थी, बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान कम हो गया था, फ्रस्ट्रेशन जैसा अवसाद की स्थिति बन गई थी। भगवान न करें ऐसी बीमारी पुनः आए। स्कूल में हम सब लोगों को, शिक्षकों को तब दायित्व है ही, गुरु का महत्व जब ही है कि वो अपने बच्चे को जिस हद तक हो उसको अच्छी शिक्षा दे, ताकि बच्चा इस परिवार के काम तो आए आए। हम हमारे ज़माने की बात करें, आज भी गुरु मिलता है। हमारे टीचर सीहोर के, जो मैं पढ़ता था, 30 साल बाद ही मिलते हैं। हम उनके जब चरण छूते हैं तो वो गदगद हो जाते हैं। आज इस चीज़ की कहीं ना कहीं कमी है, और इसको हम लोगों को डेवलप, ये शिक्षकों का काम है। शिक्षक उसको शिक्षा के साथ साथ कम से कम 5 मिनट एक मोटिवेशनल स्पीच जरूर दें, ताकि बच्चों में सनातन धर्म के हिसाब से संस्कार जागृत हों। बहुत अहम बात आपने यहाँ पर एक और ज़रूर कही थी, ट्यूशन को लेकर जो बात यहाँ पर कही कि गुरु वही है जो स्कूल में ही ऐसी शिक्षा दे दे कि बच्चों को ट्यूशन का रुख ना करना पड़े, क्योंकि ट्यूशन जिस तरह से देख रहा है एक तरह का कारोबार और व्यवसाय बनकर रह गया है। और कहीं ना कहीं एक वर्ग होता है, मतलब गरीब तबके के लोग भी हैं तो वो भी मजबूर हो गए, वो भी असहज महसूस कर रहे हैं खुद को, उनकी भी मजबूरी हो गई है, उतनी आय नहीं है लेकिन बच्चों की पढ़ाई में उतना व्यय हो रहा है। आप कीर्ति जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, आप देखिए ना, जितने जो मजदूर है, जो सबसे निचला वर्ग है, वो भी आज बच्चों की पढ़ाई पे लगा रहा है कि बच्चे जो हैं वो हमारी तरह ना बने। उनके ऊपर जो जैसा जीवन हमने व्यतीत किया, हमारा बच्चा वैसा जीवन ना देखे। अभी फेसबुक पे बहुत एक वायरल हो रहा है, बिहार का एक मजदूर है जिसके जो बहुत ही लोअर क्लास का है, उसका बच्चा अमेरिका पढ़ने जा रहा है, टेक्निकल एजुकेशन लेने जा रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत हैं हमारे देश में, जो बच्चे पढ़ाई, जिसमें मजदूर वर्ग भी जो है वो बच्चों की पढ़ाई पे लगा हुआ है, और वो चाहता है कि बच्चे हमारे जैसा जीवन व्यतीत ना करें। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है कि निचला तबका भी बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव में पहले सोच थी कि बच्चे पैदा हो गए, उनको खेती बाड़ी में लगा दो। खेती कौन करेगा? बच्चे इसलिए ज़्यादा पैदा हो गए कि भाई उनको खेती में लगा दो। खेती बाड़ी का मुश्किल होता है, बच्चा स्कूल चला जाएगा, खेती कौन करेगा? ये समस्या भी आ रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी के ज़माने में आजकल मशीनें इतनी अच्छी आ गई हैं कि खेती के साधन इतने ज़्यादा जुट गए हैं कि उसमें भी अगर बच्चे को शिक्षित किया जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि खेती आप हाथ से ही करें। आपके पास आज की तारीख में इतनी मशीनरी हैं कि आप बच्चे को दूसरी शिक्षा भी दें, टेक्निकल नॉलेज दें, तो बच्चा खेती भी कर सकता है। हर पग पर, मतलब यही है, हर पग पर हाँ, गुरु की जरूरत है, ज्ञान के सभी को साथ, जागरूक बिल्कुल, होने की बिल्कुल, जरूरत है, हाँ। चाहे वो अभिभावक हो, हाँ, चाहे वो गुरु। गुरु। सुनहरे जी आपके पास आऊंगा, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी सर। ये सभी वक्ताओं ने बड़े अच्छे विचार रखे, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज के समय में जो शिक्षा पद्धति जिस तरह से अभी नए 2020 जो लागू हुई नई शिक्षा नीति और जो पुरानी शिक्षा नीतियां थी, उनमें एक विरोधाभास है कि निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि बच्चों में मानसिक रूप से कमजोरी आ रही है, उनका आत्मबल कमजोर हो रहा है। पहले क्या था कि एक कुटुंब परिवार होते थे, तो बड़े परिवार होते थे जिसके कारण बच्चे लोगों में एक्टिविटीज ज्यादा होती थी, उनका जो मानसिक स्तर होता था वो बढ़ा हुआ होता था। आज देखिए परीक्षा के परिणाम आते हैं तो उससे पहले बोर्ड्स वगैरह अपनी हेल्पलाइन जारी करते हैं कि डिप्रेशन में ना आ जाए बच्चे, सुसाइड केस पढ़ रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी का जो अभी दुरुपयोग हो रहा है, इसके प्रति हम लोगों को बहुत जागरूक होना। अभी जो वैश्विक बीमारी आई जिस तरह से कि कोरोना टाइप में, जिसमें बच्चों का 2 साल की लगभग शिक्षा के प्रति जो विमुखीकरण आया, प्रत्यक्ष शिक्षा जो हुई वो थोड़ा सा उसमें ब्रेक आया, तो अभी उसकी भर्ती पूर्ति में टाइम लगेगा। मेरा ये महत्वपूर्ण कहना है कि शिक्षा किसी भी क्षेत्र में की जाए, चाहे वो मजदूर, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योगी के क्षेत्र के में व्यक्ति जाना चाहे, लेकिन शिक्षा से स्किल आता है, कुशलता आती है, और वह कुशलता उसके साथ साथ राष्ट्र की भी भागीदारी में सार्थक होता है, उसकी जीडीपी में भी राष्ट्र की सार्थक होता है। तो हमको शिक्षा के रूप में बहुत से चैलेंजेस और परिवर्तन आते हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ, उसके साथ शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है कि उसके साथ अपडेट होना है उन लोगों, क्योंकि पद्धति जिस तरह से बदलती है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से चेंज होती है, उस
उसके साथ से हम लोगों को जिस तरह से कोरोना के कारण पूरी शिक्षा पद्धति बदल गई। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये हो गई कि जो लोग पहले जो पढ़ते थे कोचिंग का एक शिक्षा करने थे, आज भारत में लगभग 8 मिलियन डॉलर की कोचिंग का व्यवसाय चल रहा है और इस व्यवसाय से लोगों में एक नैतिकता की कमी आई है। व्यवसायीकरण बढ़ा है शिक्षा का और शिक्षा पद्धति भी महंगी हो गई, जिसके कारण तो इस पे भी एक अंकुश लगेगी, क्योंकि हमारा जो भारत की जो शिक्षा पद्धति है वो व्यवसायीकरण नहीं है और शिक्षा की प्रति, लेकिन हम लोग पाश्चात्य की तरह इस तरह से बढ़ रहे हैं कि हमारी जो कोचिंग संस्थाएं हैं स्टेटस के पॉइंट बन गए हैं। लोग वाक उसको अपने बच्चों को विमुख हो जाते हैं कि उसमें शिक्षा अगर है निश्चित समझते हैं अपने आप को कि अब हमारा बच्चा आ जाए। ये जो चीजें हैं जो मॉनिटरिंग वाली चीजें हैं वो खत्म हो रहे हैं, क्योंकि व्यवसायीकरण इस तरह हो रहे हैं, माता पिता में व्यक्तिकरण आ रहा है, इसी तरह से शिक्षकों में भी व्यवसायीकरण आ रहा है, जिसके कारण क्या होता है कई चीजें जो होती हैं महत्वपूर्ण है जो हमेशा नीचे रह जाती है, जिसके कारण नैतिक मूल्यों का पतन होता है और जिसके कारण बहुत से अपराधीकरण की एक प्रवृत्ति बन जाती है। नैतिक मूल्यों का और पतन हो रहा दूसरों में है। जो समाज शिक्षा के समाज स्तर में में जो सुधार की जरूरत है और डिस्टेंस समाज में आने लगता जागरूकता है की बहुत पर और लोअर आवश्यकता के है। ठीक है सर, जो मैं उनका एक मिनट बच्चा इस तरह सुनहरे से जी, पढ़ा ठीक है, है मेरा सहपाठी इस तरह से, लेकिन कुछ सुनहरे ऐसे उदाहरण आते हैं कि जो विधवाएं होती हैं वो स्कॉलर, जैसे अभी बिहार के एक बुजुर्ग को लगभग 4.5 करोड़ रुपए की अमेरिका के स्कॉलर मिली। ऐसे जो पॉइंट है, अभी एक कोरोना के बाद 160 बच्चों को कई सारे विदेश में पॉइंट हैं और कई अमेरिका में सारी 100 ऐसी बातें हैं जिन्हें समझने की बहुत जरूरत हो जाती है। बलवंत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं भी आपसे ये कहूंगा, शिक्षा को लेकर यदि जिक्र चलता है, नई शिक्षा नीति आरंभ की गई 2020 में मोदी सरकार की तरफ से, और किसी भी प्रदेश में अभी तक इसको लागू नहीं किया गया। सिर्फ एक ही प्रदेश है उत्तराखंड, अभी जहां पर कल परसों की ही बात है, वहां पर इस नीति को लागू किया जाए। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस नीति से, और क्या हर प्रदेश को इसे लागू करना चाहिए? क्या वाकई इससे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होंगे? बिल्कुल, शिक्षा नीति जो बनाई गई है नई वाली, उसमें बहुत सर्वे हुआ है, कई लोगों के, हमारे विद्वानों के, शिक्षाविदों के सुझाव लिए गए हैं, उनको सबको समाहित किया गया है। उसको जितना जल्दी हो लागू करना चाहिए। मैं उसमें साथ ही यही बोलना चाहूँगा, जैसे भूपेंद्र जी ने बात कही है, हम शिक्षा के साथ साथ स्कूल वालों का और शिक्षकों को दायित्व है कि फिजिकल, हम शारीरिक जो व्यायाम है बच्चों के, शारीरिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा कराएं, तो बच्चों में जो मानसिक तनाव आता है वो मानसिक तनाव नहीं रहेगा और बच्चा निश्चित रूप से, क्योंकि मैं स्पोर्ट मैन भी हूँ, मैं नेशनल खेला हूँ, मुझे स्पोर्ट की तरफ ज़्यादा रुझान हम बच्चों को रखेंगे तो बच्चा कहीं भी पीछे नहीं हटेगा। बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हो गई। ऑनलाइन की वजह से बच्चों का रुझान मोबाइल की तरफ है और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन फिजिकल बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि पहले के समय में हमने देखा कि कितनी इम्पोर्टेंस थी उस समय पर फिजिकल जो एक्टिविटीज़ होती थी, और उसमें भी बहुत रुचि लिया करते थे बच्चे, फिट फाट भी रहते थे, और मानसिक जो चीज़ें हैं वो भी बच्चों की ठीक रहा करती थी। अंतिम प्रतिक्रिया जी, कीर्ति जी, आप कुछ कहना चाहिए? ठीक है, देखिए, इस फिजिकल एक्सरसाइज से, जैसा कि अभी मोदी जी की नई शिक्षा नीति की बात हुई, उसमें बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन का बहुत ध्यान रखा गया है कि बच्चे का मानसिक विकास अच्छी तरह से हो जाए, तब बच्चा स्कूल जाए। एक उम्र 2 साल का बच्चा होता नहीं है कि पेरेंट्स बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, नर्सरी भेजते हैं, प्ले स्कूल में भेज देते हैं, बच्चा अभी चलने लायक नहीं है, बच्चा बोलने लायक नहीं है। ये सब चीज़ें बच्चे के विकास पर बहुत मायने रखती हैं जी। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन का बहुत ध्यान रखा जाए। उनकी उम्र का, जिस समय उनका मानसिक और शारीरिक विकास बहुत ज़रूरी है और बहुत स्वस्थ होना चाहिए, उस समय बच्चे की ग्रोथ पर विशेष ध्यान दें। माता पिता से भी यही रिक्वेस्ट है मेरी कि बच्चे के खान पान, उसके मानसिक विकास, उसके शारीरिक विकास पर बहुत ध्यान दें। विकास और ग्रोथ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और गुरुओं की जिम्मेदारियां भी बहुत अहम हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज बहुत अहम पर्व है, गुरु पूर्णिमा का पर्व है, और लंबे समय से इस पर्व को मनाया जाता है, और देश में, हमारे भारत देश में ख़ास तौर पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कहा जाता है कि गुरु मंत्र के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और हमारी ऐसी कई मिसालें भी हैं और कई ऐसे दिग्गज हैं, या चाहे नेताओं की बात करें, चाहे अभिनेताओं की बात करें, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके पीछे कोई किसी न किसी गुरु का हाथ ज़रूर होता है। लेकिन पहले और आज में, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का दौर है, तो बहुत कुछ समीकरण बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, चुनौतियाँ बहुत सारी हो गई। खैर,
अब इन चुनौतियों से निजात पाना भी बहुत अहम हो जाता है। इसमें समाज की जागरूकता भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, साथ में गुरुओं की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।